होते तो बढ़िया रहता यार, अब स्टूडेंट्स हैं नहीं तो गड़बड़ है ना। हमारी दूसरी क्लास कब है? आज थर्सडे 03 है। ओके, सैटरडे को है रात वाली क्लास। चलो फिर उसमें दोबारा से बहुत सारे क्वेश्चन और फिर से कराएंगे, ठीक है। तो बेटा कल हम पढ़ रहे थे गोज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो गोज लॉ क्या बोल रहा था? गोज लॉ वाज सेइंग कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाय, बताओ, इंटरेक्ट करोगे एप्सिलॉन। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, है ना। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नोट, जैसे आपको एक सरफेस दिखाया था, इसमें चार चार्जेस दिख रहे हैं, Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 एंड Q5। ये कितने, ये सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड हैं। तो हम इनको ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय क्यू एप्सिलॉन नोट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस क्लोज्ड सरफेस। फिर अलग अलग एग्जांपल लिए थे, बहुत सारे क्लोज सरफेसेस हमने देखे थे, Q1 Q2 Q3, ऐसा S1 S2 S3। तो दीज आर थ्री चार्जेस एनक्लोज्ड विद इन सरफेस S1, विद इन सरफेस S2 एंड विद इन सरफेस S3, ठीक है। तो ये सारे आपको दिख रहे थे कि भाई जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स S1 से जाएगा उतना ही S2 से पास करेगा, उतना ही S3 से पास करेगा। क्यों? क्योंकि तीनों ही सरफेसेस के अंदर जो नेट चार्ज एनक्लोज्ड है वो बराबर है, ठीक है। गुरमन्नत आंसर मिल गए बेटा? यस सर। ठीक है ना, इजी थे यार वो क्वेश्चन, बहुत आसान थे। बस उसमें आपको ग्रेविटी आपको पता होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। G m1m2/r², वो फॉर्मूला लगाओ, बाकी तो क्या है, बाकी सिंपल था। देखो, द टर्म क्यू एनक्लोज्ड क्या बोलती है यहाँ पे? एनक्लोज्ड चार्ज, है ना। तो क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ अ गिवन सरफेस। तो सरफेस का शेप एंड साइज पे कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी शेप हो सकता है, कुछ भी साइज हो सकता है ना। रेगुलर शेप जैसे सर्कल हो गया, सिलेंडर हो गया, या फिर कोई भी आर्बिट्रेरली शेप्ड सरफेस हो गया, राइट। इमेजिन लेकिन करा ना सर हमने। क्या? इमेजिन करा ना सर शेप। इमेजिन? यस सर, शेप को हमने। शेप को हमने खुद से अज्यूम कर लिया है। शेप जो है ना, डिपेंड करेगा कि हमारा एक्चुअल क्वेश्चन क्या मांगता है, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिंपल शेप ले लेंगे। और ध्यान रखेंगे, दो चीजें ध्यान रखेंगे, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो या पैरेलल टू द सरफेस हो, क्योंकि इन दोनों केसेस में हमें थीटा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है ना कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में बेटा कोस थीटा आएगा। तो हम कोस जीरो, हमें पता है कि कोस जीरो 1 होता है, कोस 90 0 होता है, और बीच वाली कोई वैल्यूज होंगी तो हमें थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको साइन ऑफ थीटा। तो हम क्या करते हैं, हमें ना अपनी चॉइस से कुछ भी अज्यूम करते हैं गॉसियन सरफेस, और ये ध्यान रखते हैं कि एज फार एज पॉसिबल ये ध्यान रखा जाएगा कि सरफेस का जितने भी सरफेसेज जो हमने क्लोज सरफेस अज्यूम किया है उस पर जितने भी सब सरफेसेज होंगे, जैसे मान लो सिलेंडर अज्यूम किया, और इसमें हमने एक क्वेश्चन नहीं किया था कि भाई इसके अंदर अगर हम एक वायर रखते हैं, वायर को सराउंड कर दिया था सिलेंडर से, ठीक है। अब हमने देखा कि यार वायर से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, या तो निकलेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस कर्व्ड सरफेस, या इसके इधर से निकलेगा, है ना, फ्लैट सरफेस से। तो हमने ये अज्यूम कर लिया था, तो इस वजह से हमें पता चला कि हमें कोस थीटा कैलकुलेट नहीं करना पड़ा उस केस में। तो हम ये ध्यान रखेंगे एज फार एज इट इज पॉसिबल कि सरफेस के या तो पैरेलल क्रॉस करे इलेक्ट्रिक फील्ड या परपेंडिकुलर क्रॉस करे, ठीक है। पैरेलल करेगा तो फ्लक्स जीरो आ जाएगा, क्योंकि पैरेलल जाएगा तो क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। जैसे इस केस में अगर ये पैरेलल जा रहा है तो ऊपर वाले फ्लैट सरफेस को क्रॉस कर ही नहीं पाएगा, राइट। और अगर ऐसे जा रहा होगा तो कर्व्ड सरफेस को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। बाकी एज फार एज गोज लॉ इज कंसर्न, तो आपके पास केवल दो ही अजम्पशन है। पहला क्या, कि सरफेस आपका क्लोज्ड होना चाहिए, है ना। और दूसरा क्या, चार्ज उसके अंदर एनक्लोज्ड होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम इजीली बोल सकते हैं कि भाई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हमारा होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमर्जिंग आउट ऑफ द क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर हमने क्वेश्चन किया था, क्या किया था बेटा, हेमिस्फीयर वाला, कि एक ऑब्जेक्ट है जो स्फीयर के सेंटर पे था, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस स्फीयर इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कहाँ से मिला? गॉस लॉ से। तो आधे स्फीयर से कितना जाएगा? हाफ स्फीयर से क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर पूरे स्फीयर से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल रहा है फ्लक्स, तो आधे स्फीयर से कितना जाएगा बेटा? हाफ स्फीयर से क्यू क्यू बाय बाय टू। 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कल हमने ये क्वेश्चन कर लिया था। अब देखो, इसी के बेसिस पे हम आगे और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन हम आज अटेम्प्ट करेंगे, दो क्वेश्चन है ये करके, फिर बहुत सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड लाइंस पे करने वाले हैं। तो आप अपना नोटबुक रखो तैयार, है ना। फटाफट कैलकुलेशन करेंगे, 12-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इस टॉपिक पे, ताकि हमें एक डिसेंट कॉन्फिडेंस आ जाए कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।
ठीक है, स्टार्ट करो ये वाला क्वेश्चन, रीड दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। बहुत आसान क्वेश्चन है। मेरे ऑडियो में तो कोई इशू नहीं आ रहा बेटा? नो सर। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइसेस तो नहीं आ रही ना? नो सर। बस ठीक है, फिर सही है। गुरमन्नत कर लिया? Yes, sir. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझो। दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं बेटा, तो हम दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये वाला और दूसरा सेम सेंटर के अबाउट एक बड़ा स्फीयर। तो ये दोनों कंसेंट्रिक हो गए। अब अंदर वाले स्फीयर के थ्रू इसमें कुछ चार्जेस रखे हैं, छोटे छोटे हैं, स्मॉल छोटे छोटे चार्जेस रखे हुए हैं ना। एक हो गया Q1 Q2 Q3, कुछ मास है उसके ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने बोल दिया ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, ठीक है। अब इन चार्जेस की वजह से जितना भी फ्लक्स जनरेट होगा, क्या वो अंदर वाले रेड कलर के स्फीयर से बाहर जाएगा बेटा? Yes, sir. बताओ भाई, सब लोग बताओ, जाएगा? यस सर। अब मैंने बोला कि फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ रेड कलर स्फीयर इज 25 वोल्ट मीटर, राइट? व्हाट विल बी द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द आउटर स्फीयर? बाहर वाले स्फीयर से कितना बाहर निकलेगा? 25 voltmeter. 25 वोल्ट मीटर। जितना अंदर वाले से जा रहा आपको दिख रहा है कि बाहर वाले से भी उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? व्हाट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? 25 वोल्ट मीटर। 25 वोल्ट मीटर। कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, बस चित्र ड्रॉ किया हमने, डायग्राम ड्रॉ किया और हमने आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो ऐसा होगा भाई, जितना अंदर 10 सेंटीमीटर वाले से जाएगा उतना ही 20 सेंटीमीटर वाले रेडियस से बाहर जाएगा, ठीक है। अब ये समझ आया ऊपर वाला क्वेश्चन? Yes, sir. यस ठीक सर। है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें 3 पार्ट है ना, एक एक करके सबको देखो। तो 3 पार्ट हैं। एक क्यूब है, फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्यूब इफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड। चार्ज 3 अलग अलग लोकेशन पे प्लेस करके देखोगे तो 3 पार्ट है। व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, अगर चार्ज क्यूब के सेंटर पे सिचुएटेड होगा तो कितना फ्लक्स क्यूब से बाहर जाएगा? व्हाट विल बी द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द? देखो ये क्यूब है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है। इस क्यूब के आपने सेंटर पे चार्ज रख दिया बेटा, तो सेंटर पे जो चार्ज रखा जाएगा, क्या उसके द्वारा जनरेट किया गया फ्लक्स? Q by epsilon naught. यस सर। क्यूब इज ए क्लोज्ड ज्योमेट्री ना? यस यस। सर। Yes, तो sir. क्यूब क्लोज ज्योमेट्री है, तो जितना भी फ्लक्स बाहर निकलेगा वो इस क्यूब के किसी ना किसी सरफेस से जरूर बाहर निकलेगा। तो टोटल फ्लक्स जनरेटेड विल बी कमिंग आउट ऑफ आइदर ऑफ द सरफेसेस ऑफ द क्यूब। तो हमें गोज लॉ क्या बोलता है? फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू एनक्लोज्ड कितना है बेटा? चार्ज क्यू इज एनक्लोज्ड इनसाइड दिस क्यूब। तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा? फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन ए का तो आंसर आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरा केस क्या बोल रहा है? एट अ फेस ऑफ द क्यूब। तो फेस ऑफ द क्यूब पे रख के देखो चार्ज को और फिर सॉल्व करो। जैसे मान Q लो, by 6 epsilon naught. एक बार देखते हैं फेस ऑफ द क्यूब पे। बेटा चार्ज को रख के देखो, ऐसे नहीं आएगा। चार्ज को फेस पे रखो एक बार। जैसे फेस कौन सा होगा? ये होगा, है ना। तो इस फेस को अगर मैं ड्रॉ कर दूं, हाईलाइट ही कर देते हैं तो आपको बेटर आइडिया लगेगा। ये फेस है बेटा, इस फेस के ऊपर चार्ज को रखा तो क्या होगा? आधा चार्ज जो है इसके बाहर आएगा और आधा चार्ज आपको अंदर दिखाई देगा। हाफ इज आउटसाइड द क्यूब एंड हाफ इज इनसाइड द क्यूब। तो अब मुझे बताओ कितना फ्लक्स पास करेगा इस गिवन क्यूब से?
What will be the flux passing through this cube? Q upon 2 epsilon naught. Q upon, अच्छा ये बताओ, व्हाट इज द टोटल एनक्लोज्ड चार्ज नाउ? क्यू एनक्लोज की वैल्यू लिखें तो कितना चार्ज एनक्लोज्ड है बेटा? Q upon 2. Q बाय 2। भाई आधा ही तो है उसके अंदर है, आधा बाहर है। तो हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है आंसर? Q बाय 2 2 epsilon. एप्सिलॉन नोट। हाँ जी, गुरमन्नत, अंशिका, गौरव, समझ आया कुछ? Yes, sir. तो बेटा Yes, sir. एनक्लोज, हम लोगों को केवल एनक्लोज्ड चार्ज देखना है कि कितना चार्ज उसके अंदर एनक्लोज्ड है। तो देखो आधा अंदर गया, आधा बाहर है। तो बाहर वाला चार्ज है, उसके थ्रू जितना भी फील्ड जनरेट होगा वो तो बाहर की बाहर निकल जाएगा ना, उसको तो क्यूब को क्रॉस ही नहीं करना पड़ेगा। तो केवल अंदर जो पार्ट है, अंदर जो चार्ज है, उसकी वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा वही क्यूब के किसी न किसी फेस को क्रॉस करेगा। तो दैट मीन्स कि द एनक्लोज्ड चार्ज इज Q बाई 2 एंड हेंस Epsilon. द फ्लक्स इज Q बाई 2 एप्सिलॉन नोट। समझे? अब Yes, मुझे sir. थर्ड पार्ट करके दिखाओ आप लोग, दो तो समझ आ गए, थर्ड करो। एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, सेंटर ऑफ द क्यूब पे क्या होगा? सॉरी, एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, सेंटर तो हो गया था, कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे करो। ये अगर एक कॉर्नर पे रखा जाए, कॉर्नर बोले तो जैसे ये क्यूब ड्रॉ किया है तो इसके कॉर्नर पे चार्ज रखा है। कौन सा हिस्सा जो है बाहर रहेगा और कितना इसके अंदर रहेगा, ये डिसाइड करना है हमें। बताओ। एनक्लोज्ड चार्ज बताओ कितना रहेगा? Q upon 4. 0. Sir, Q upon 4. कितना रहेगा बेटा Q बाय और Q 4. upon 4. 4 या 8, ये बताओ 4 रहेगा कि 8 रहेगा? अच्छा है कि 8 Sir, 4 होगा शायद. 4 ही लग रहा है सर। 4 ही लग रहा है। गुरमन्नत आपको क्या लग रहा है? सर 8 कॉर्नर्स हैं तो 8 होना चाहिए। 8 होना चाहिए ना। देखो, अगर मैं इस कॉर्नर के ऊपर और दूसरे क्यूब्स ड्रॉ करूं, जैसे इसको छोटा ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर आपको एक डायरेक्टली फोटो दिखा देते हैं, आपको ना क्रिस्टल लैटिस का फोटो दिखा देता हूं मैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या सीन है ना। सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक का आपको, आपने क्रिस्टल लैटिस देखा? तो अभी आप जो ये डिसाइड करेंगे इसमें कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये, हाँ ये वाला फोटो देख लेते हैं। यहाँ देखो बेटा, ये जो चार्ज है, कौन सा चार्ज? अरे ये क्या हो गया, हाँ गड़बड़ ले लिया, स्क्रीनशॉट, डिलीट स्क्रीनशॉट, गलत हो गया ना, सब इधर से लेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने जो चार्ज रखा था क्वेश्चन में वो ये था। अब मुझे बताओ ये गिवन चार्ज कितने क्यूब्स में शेयर हो रखा है? भाई एक तो आपका क्यूब ये रहा जो हाईलाइटेड है, ठीक है, दूसरा इसके जस्ट लेफ्ट राइट वाला, ठीक है, तीसरा ये पीछे वाला, चौथा दूसरा पीछे वाला, और चार इनके ऊपर जस्ट, है ना, ये चार नीचे वाले और चार ऊपर वाले। कितने कितने क्यूब्स इस चार्ज को शेयर कर रहे हैं बेटा? अमरजीत? Sir, 8. 8। अंशिका, अनुष्का? Sir, cube तो 4 है. क्यूब 4 का है, 8 है सर यार, 8 है। चार 8 है। नीचे और चार ऊपर। हाँ अमरजीत Yes, 4 sir. नीचे। Sir, हाँ, sir. Yes, हाँ sir. 4.
4 दिख गया है ना? 4 चार नीचे वाले और 4 उसके ऊपर वाले, तो कितने क्यूब्स हैं जो जो एक कॉर्नर पे मीट कर रहे हैं जहाँ ये चार्ज रखा हुआ है? 8 8 है ना? तो आठों के बीच में बराबर डिवाइड होगा। तो अगर मैं एक सिंगल क्यूब की बात करूं तो व्हाट विल बी द एनक्लोज्ड चार्ज इनसाइड अ सिंगल क्यूब बेटा? कितना होगा? अगर एक क्यूब में कितना पार्ट शेयर कर रहा है ये? 1/8। 1/8। तो इस क्वेश्चन में जो क्यू एनक्लोज की वैल्यू होगी वो क्या होगी? Q/8। तो तो फिर फ्लक्स कितना होगा पासिंग थ्रू अ सिंगल क्यूब? फ्लक्स क्या हो जाएगा? Q/8 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। तो Q/8 एप्सिलॉन नोट, ये हो जाएगा ना फ्लक्स, थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया तो पूछ लो अभी। अमरजीत को लग रहा है कि अभी संतुष्टि नहीं हुई है। ये सर आगे बताओ। 8 होगा सर। आ गया ना? 8 8 समझ आया कि नहीं आया, बस ये बताओ। सर 8 ही तो नहीं समझ में आया बस। 8 ही समझ नहीं आया? यस सर। अरे यार फिर से देखो, इसमें कितने क्यूब्स हैं? देखो अब यहाँ से 8 दिखे? यस सर, क्यूब तो 8 है। हाँ फिर? सर जो चार्ज है, चार्ज सर 8 भाग में बढ़ जाएगा क्या? बिल्कुल बट जाएगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहा कि एक इलेक्ट्रॉन रखा है, वहां कुछ चार्ज रखा है। मान लो मैं एक बॉल रख दूं, है ना, जैसे मान लो ये माउस दिख रहा है, अगर ये बॉल है, इस पे चार्ज है कुछ भी, मान लो 5 कूलाम 10 कूलाम जितना भी है, तो क्या इसका टुकड़ा शेयर नहीं हो सकता डिफरेंट डिफरेंट क्यूब्स में? यस सर। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन थोड़ी बोल रहा हूँ कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को आप 8 टुकड़ों में तोड़ दो, वो तो फिर क्वांटाइजेशन वायलेट हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ एक चार्ज रखा है बेटा, तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है। अगर कोई मेटालिक बॉल रखी है जिसपे 8 कूलाम्स ऑफ चार्ज है, तो क्या होगा? वो 8 टुकड़ों में बट जाएगी बराबर बराबर इन 8 क्यूब्स के अंदर। तो क्या होगा? एक क्यूब के अंदर एनक्लोज चार्ज 1/8, दूसरे में 1/8, तीसरे में 1/8, ऐसे आठों में जोड़ोगे तो 1/8 1/8 1/8 8 बार जुड़ेगा तो चार्ज बन जाएगा जो टोटल आपने स्टार्ट किया था जिससे। ठीक है? सर 4 में टूटना चाहिए ना? 4 में क्यों टूटेगा यार? देखो यहाँ क्यूब्स कितने दिख रहे हैं आपको, ये बताओ। 8। हाँ तो फिर ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये 8 में नहीं टूटेगा? ओ 4 में कौन सा टूटेगा? 4 में तो बाहर वाला टूटेगा। जो फेस पे आएगा वो 2 में टूटेगा, एज पे आएगा वो 4 में टूटेगा, एज पे। यस सर, अब समझ में आ गया। और जो कॉर्नर पे आएगा वो 8 में टूटेगा। जो सेंटर यस पे सर। आएगा वो नहीं टूटेगा। केमिस्ट्री का टॉपिक है ये। तो यस सर। Q/8 एप्सिलॉन नोट। ठीक है? तो इसका यस यहाँ सर। पे एक एक करके देखो, यहाँ दिया है कि ये बीच वाला चार्ज 2 में बट जाएगा, है ना? 2 में बढ़ जाएगा, एक क्यूब नंबर 1 और 2 में। तो एक क्यूब के हिस्से क्या आएगा? 1/2। सेकेंड क्वेश्चन में जब ये थर्ड पार्ट में यहाँ पे 8 क्यूब होंगे, ये डायग्राम अच्छे से नहीं है, इसमें पीछे भी होंगे ना, पूरा डायग्राम जो भी आपको दिखाया वैसे 8 टुकड़ों में टूटेगा ये। ठीक है? तो इसमें बन नहीं पाता है अच्छे से बेटा, तो ये 1/8 पार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो Q/8। ठीक है? अब यहाँ ड्रॉ तो किया है मैंने कोशिश करके, तो आपको समझ आ गया, वहां से समझ आया ना कि 8 क्यूब होंगे, एज पे सिचुएट यस कॉर्नर पे सर। सिचुएटेड है, तो 1/8 पार्ट आएगा। यस सर, आगे समझ में। आ गया ना? चमक जाएगा। ठीक है? अब देखो हमें क्या करना है, एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ। गोज लॉ में समझ आया कि टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट से हमें क्या मिलता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है? अब हम गोज लॉ को यूज करके हम क्या कर सकते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज का। तो सबसे पहली हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। है ना? इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, वायर में आप क्या लेते हो? वायर को आप वन डायमेंशनल ज्योमेट्री कंसीडर करते हो, और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या बोलेंगे? कौन सी चार्ज डेंसिटी बोलेंगे बेटा? लीनियर, सरफेस या वॉल्यूमेट्रिक? कौन? लीनियर। लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया था? लैम्डा। लेमडा से। ठीक है? तो ये आपको वायर दिख रही है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया कि लेमडा, कूलाम्ब पर मीटर जो भी वैल्यू आएगी वो आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड दे देगी। और एक बात क्या लिखी है? इट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो ये ऊपर 20 कहाँ तक जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी तक, और नीचे माइनस इन्फिनिटी तक। अब ऐसे वायर के द्वारा अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट सम पॉइंट P एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द वायर,
तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है पॉइंट p का, इस पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इसको निकालना पड़े तो पॉइंट चार्जेस का फॉर्मूला तो हमें पता है, क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस KQ अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये Q क्या था, ये Q था यहाँ पे पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज है क्या हमारे पास, नहीं है हमारे पास, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो फिर कैसे निकालेंगे, तो इसके दो तीन तरीके हैं, या तो आप एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन कर दो, वो सब कर दो, लेकिन वो उससे आसान तरीका है कि आप इसको गॉस लॉ से कर लो, है ना। तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू एनक्लोज दिस वायर इनटू अ गॉसियन सरफेस। तो बेटा क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट वायर को किसी सरफेस के अंदर क्लोज किया जा सकता है, पहले तो ये बताओ। नो सर। नहीं, लेकिन अगर मैं एक चीज बोलूं कि यार एक काम करो तुम, एक इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर अज्यूम कर लो, एक सिलेंडर अज्यूम कर लो जिसकी लेंथ इन्फिनिटी है, तो क्या फिर उसके अंदर ये वायर एनक्लोज हो जाएगी। यस सर। भाई जैसे आपने बोला कि वायर की लेंथ इन्फिनिटी है, ऐसे सिलेंडर की भी तो लेंथ इन्फिनिटी हो सकती है। तो एक इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर लिया मैंने और उसको इस वायर के चारों तरफ लपेट दिया, या बोलें कि वायर को उस सिलेंडर के अंदर डाल दिया, तो इनफाइनाइट लेंथ ही सिलेंडर की और इनफाइनाइट लेंथ ही वायर की, तो दोनों एनक्लोज हो गए। अब अब ये क्या, ये गॉसियन सरफेस बन गया भाई, आपने वायर को एनक्लोज कर लिया सिलेंडर के अंदर, तो चार्ज इज एनक्लोज्ड इनसाइड अ सरफेस, तो दैट सिलेंडर कैन बी अज्यूम्ड एज गॉसियन सरफेस, है ना। इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर कैन बी अज्यूम्ड एज गॉसियन सरफेस। अब क्या करेंगे, अब हमें अगर टोटल चार्ज पता हो, हमें टोटल चार्ज पता हो, जो हम निकाल सकते हैं लेमडा इंटू एल से। भाई हमें पता था कि लेमडा इज नथिंग बट क्यू बाय एल, तो क्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज लेमडा एल। तो हमें टोटल चार्ज पता हो तो हम इस टोटल चार्ज क्यू को एप्सिलॉन से डिवाइड कर देंगे, तो हमें फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। और फ्लक्स ही क्या होता है, ई डॉट ds cos थीटा। ई डॉट डी एस कॉस थीटा, है ना। तो ई डॉट एस वेक्टर होता था एरिया वेक्टर, ई इंटू एरिया वेक्टर ही फ्लक्स था, तो ई एस कॉस थीटा हम कर सकते थे, ठीक है। तो अब देखो एक स्टेप बीच में दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे कैसे करना है। देखो बेटा, अब हम एक चीज नोटिस करेंगे कि पहले फील्ड का डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से डायरेक्शन में फील्ड होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, हमने दो एलिमेंट ले लिए, छोटे छोटे एलिमेंट लिए चार्ज के, इधर एक ऊपर और एक नीचे, एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। सेंटर ऑफ द वायर से ये दो एलिमेंट ले लिए, डी क्यू जो है चार्ज है इन पे, है ना। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स थे, इनकी वजह से हमने पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करी। तो देखो पॉइंट P पे कौन सा चार्ज रखते हैं हम, फील्ड निकालते हैं तब, टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज था डी क्यू, तो क्या कहाँ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड्स। तो ये आपको मिल गया, ऊपर वाले डी क्यू की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, और नीचे वाले डी क्यू की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है सिमिट्री ऑफ द ज्योमेट्री से, और डी जो डी क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है। तो जब हम इनका साइन थीटा कंपोनेंट लेंगे ना बेटा वर्टिकल, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो केवल और केवल इन दोनों के कोस थीटा कंपोनेंट्स की वजह से आएगा, है ना। तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी की बात करें तो इट विल ऑलवेज बी रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द वायर, चाहे कहीं भी पॉइंट ले लो। अगर ऐसे अलग अलग पॉइंट कहीं और लिए होते, आपने मान लो ये डी क्यू ऊपर ना लेके इधर नीचे लिया होता और इधर वाला भी थोड़ा सा ऐसे ऊपर लिया होता, तो इनकी वजह से भी हमेशा जो आता वो भी आउटवर्ड आता। तो ऐसे ऐसे जब आप बहुत सारे एलिमेंट्स को कैलकुलेट करके एस्टिमेट करते हो तो आपको पता चलता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर क्या मिलेगा आपको, हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स मिलेगा। तो यहाँ अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करने लगूंगा बेटा, तो वो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, रेडियली आउटवर्ड्स और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इट विल ऑलवेज बी रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम द वायर, है ना। तो हमें यही वैल्यू निकालनी है, इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। तो अब गोज लॉ कैसे लगाएंगे इसमें, देखो सिलेंडर के अंदर फिक्स किया इसको, इस वायर को मैंने सिलेंडर के अंदर डाल दिया, ये इनफाइनाइट लेंथ की वायर थी, इसको सिलेंडर इनफाइनाइट लेंथ के सिलेंडर में फिट किया और इस सिलेंडर को बोल दिया गॉसियन सरफेस। देखो जी कर दिया बंद,
सिलेंडर दिख रहा है, वायर दिख रही है। अब मुझे बताओ कि अगर इस पूरे इनफाइनाइट लेंथ का एक छोटू सा लेंथ एल कंसीडर किया जाए, कि भाई मैं थोड़े से लेंथ एल की वजह से निकाल लेता हूं तो मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा, अब मुझे बताओ, मैं ये चीज मैंने आपको बताई कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा, तो क्या सिलेंडर के फ्लैट सरफेसिस से कोई फील्ड निकलेगा, कोई फ्लक्स निकलेगा फ्लैट सरफेसिस से? जो येलो कलर के फ्लैट सरफेसिस हैं, क्या उनसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, एस्केप करेगा? नो सर। नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमेशा उसके पैरेलल ही रहेगा, और जो चीज पैरेलल रहती है ऐसे रहेगी यार, तो बाहर कैसे जाएगी, इससे नहीं जा पाएगी। तो दैट मीन्स वी ओनली हैव फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया। यस बेटा। यस सर। तो देखो क्या करेंगे बेटा, जो फ्लैट सरफेसेस थे, क्योंकि उनमें उनके केस में हमेशा जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर था वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तो कोस थीटा आपका जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दीज फ्लैट सरफेसेस, अगर इसको फाई 1 और फाई 2 बोल दिया जाए, इधर से फाई 1 जा रहा है, ऊपर से फाई 2, तो दोनों की वैल्यू आपकी जीरो आ जाएगी। ओके। और कर्व्ड सरफेस जो पार्ट है उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आपका पैरेलल होगा। एरिया वेक्टर कहाँ लोगे, एरिया वेक्टर इधर लोगे, जैसे ये साइड। सिलेंडर था, तो सिलेंडर के ऊपर आप एरिया अज्यूम करते हो, तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड होगा, और फील्ड भी आपका रेडियली आउटवर्ड है। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे जो आपका जो है दोनों ही पैरेलल हैं, तो कोस जीरो आपका 90 आएगा। तो आप जब फॉर्मूला लगाओगे ई डॉट डी एस, तो उसमें ई इंटू एस इंटू कोस जीरो, तो ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो आपको कैलकुलेट करना है पॉइंट पी पे, नहीं पता, वी हैव टू फाइंड आउट। कर्व्ड सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करोगे अगर आप सिलेंडर का, तो क्या आता है बेटा, 2 पाई आर इंटू एल। एच। 2 पाई, हाँ एच बोल दो या लेंथ बोल दो, है ना, 2 पाई आर एच या 2 पाई आर एल। तो इसकी हमने लेंथ कितनी ली है, हमने लेंथ ली ना एल, यस सर। तो इसलिए हमने 2 पाई आर एल कर दिया। तो टोटल कर्व्ड सरफेस या सरफेस एरिया का आप इंटीग्रेशन करोगे तो 2 पाई आर एल मिलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को एज इट इज रख दिया, जो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। ये किसके बराबर होगा गोज लॉ से, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। यस अब सर। चार्ज एनक्लोज्ड की वैल्यू क्या आएगी, चार्ज एनक्लोज विल ऑलवेज बी इक्वल टू लेमडा इंटू एल। भाई एल लेंथ ऑफ द वायर पे कितना आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ ऑफ द वायर, तो लेमडा एल इज द चार्ज एनक्लोज्ड। तो हमने एनक्लोज चार्ज को लेमडा एल रख दिया और अपॉन एप्सिलॉन नोट कर दिया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ई इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर। तो हमारा फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, इनफाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर से ई इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर। ठीक है। तो इनफाइनाइट लेंथ की है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसका आपको चार्ज डेंसिटी दिया होगा लेमडा, उससे रेडियस आर पे जाकर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो, कभी कभी काम आ जाता है। इसके ऊपर हेडिंग लिखना ये वाली, और फिर फॉर्मूला लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर, और इसका फॉर्मूला ई इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर। थम्स अप करना जब आप लिख लियो, व्हेन यू आर फिनिश्ड राइटिंग गिव मी थम्स अप। चलो अब क्वेश्चन करेंगे। देखो आपको फॉर्मूला तो आपने गोज लॉ से डिराइव कर लिया, तो हमें डेरिवेशन से ज़्यादा पंगा है नहीं, डेरिवेशन के लिए हम इतना कंसर्न नहीं रहेंगे। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई टू सॉल्व दिस, जो फॉर्मूला लिखा है उसी से सॉल्व होगा।
तो फॉर्मूला क्या था बेटा, सबसे पहले जो जिन्होंने नहीं लिखा है ना, चलिए लिख ले, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, क्या क्या वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में हमें? लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर, है ना। और क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस, आर की वैल्यू दे रखी है 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स। बाकी हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, इसमें एप्सिलॉन नोट को रखोगे ना, वैल्यू को 8.85, तो आपको ना वैल्यू थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तो मैं इसको देखो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बेटा इसको 2k लैम्डा बाय आर, क्योंकि k हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और 2k कितना हो जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट को मैंने 2k रख दिया, ताकि फिर मैं k की वैल्यू जो है 9 × 10⁻⁹ यूज़ कर सकूं, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ रखो 2k लैम्डा अपॉन आर और सॉल्व करो। हाँ अनुष्का, आ गया? यस सर। शाबाश। तो अब कुछ नहीं करना, अब तो फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू निकालनी है। 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10⁻⁻2। अब कर लो, इजी हो गया अब ये। 2 1 जा 2, ये 10, 10⁻⁻1 नीचे तो ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 9 2 जा 18, 18 इंटू 10⁻4, है ना, माइनस का 6 और प्लस का 10, तो 18 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, या 1.8 इंटू, इसको और साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो इसी को आप लिख सकते हो 1.8 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। आया समझ? गुरमन्नत, आर यू एबल टू सॉल्व दिस बेटा? गुरमन्नत समझ आया बेटा? गुरमन्नत क्लास में ही नहीं है ना। गुरमन्नत को कॉल करके बुलाते हैं अभी, यस सर। फिर बोलेंगे हमें समझ नहीं आया। चलो ये क्वेश्चन हो गया बेटा। यस सर। चलो 1.8 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, राइट। अब देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली यूनिफॉर्म चार्ज प्लेट। अब किसी यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। गुरमन्नत कॉल भी पिक नहीं कर रहे हैं, शाबाश, ठीक है। चलो जी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट सीट, ठीक है, इनफाइनाइटली को काट देते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट। तो जैसे वायर था बेटा, वायर में क्या था, लेंथ थी सिंगल लेंथ, है ना, 1 डायमेंशनल। अब ये 2 डायमेंशनल है और ये भी इनफाइनाइट लेंथ का है ना, इधर भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी पे, ऊपर भी इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ, है ना, प्लेन शीट है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो
जब ऐसा एरिया होता है तो आपको क्या दिया होता है, सिग्मा, एरियल चार्ज डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, ओवर एन एरिया, डेंसिटी ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया। अब क्या करेंगे बेटा, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका एक छोटा टुकड़ा अज्यूम कर सकते हैं। अगर इस पूरे शीट का हम छोटा टुकड़ा लें, तो भाई आप ये छोटा सा टुकड़ा ले लो और उसको एनक्लोज करो गॉसियन सरफेस में, तो क्या आपको गॉसियन सरफेस ऐसा नजर आएगा? यस सर। है ना। तो रेड कलर का जो पार्ट है वो छोटा टुकड़ा है जो उस शीट से काट लिया मैंने, इनफाइनाइट शीट से, और उसको मैंने एक क्यूबॉइड के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा बेटा सीट से, वो ऐसा होगा, सीट से जो यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट है, तो आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता हुआ नजर आएगा, सेम आगे की तरफ और ठीक वैसा ही पैटर्न पीछे की तरफ। तो आपको दिख रहा है यूनिफॉर्मली स्पेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कुछ आपको इधर निकलेंगी और इन्फिनिटी तक जाएंगी, कुछ पीछे से निकलेंगी और इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो अब ये पैटर्न जो है, अगर इसको देखा जाए यहाँ से एमर्ज हो, तो क्या ये लाइनें आपके केवल और केवल सामने वाले सरफेस से निकलेंगी? यहाँ से निकली और इस सरफेस से एमर्ज हो गई, यहाँ से आई और इधर से एमर्ज हो गई, ठीक है। तो जो आपका टॉप एंड बॉटम सरफेसेस है, वहाँ से कोई भी फील्ड एमर्ज आउट नहीं करेगा। तो आपको ये पता चला कि पैटर्न पता चल गया, और आपको अब फील्ड लाइंस का ये पता चल गया कि ये केवल आपको फ्रंट एंड बैक फेस से निकलेगी, ना टॉप से निकलेगी ना साइडों से निकलेगी, कहीं से नहीं निकलेगी। तो अब इस एजम्पशन को लेके हम क्या करते हैं, ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया बेटा, है ना, ये क्यूब का फ्रंट फेस था और ये वन वाला बैक फेस था। इनका एरिया मैं बोल देता हूँ कैपिटल ए है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि फ्लक्स एमर्जिंग आउट ऑफ दीज सरफेस एरियाज, ठीक है। एनक्लोज्ड चार्ज कितना होगा बेटा, अगर इन गॉसियन सरफेस के एरियाज का ए मैग्नीट्यूड है, तो बीच वाला जो एरिया हमने कट किया है उसका मैग्नीट्यूड भी ए होगा। तो गॉसियन, अब इस पे चार्ज निकालें, जो सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द शीट है इस पे चार्ज निकालें, तो क्या आएगा, सिग्मा इंटू ए के बराबर, सिग्मा इंटू ए, क्योंकि सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इज ए। तो सिग्मा इंटू ए कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल चार्ज ऑन दिस एनक्लोज्ड एरिया, राइट। अब गॉस लॉ बोलता है कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट से आपको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन ए बाय सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपको मिल गया फ्लक्स, और फ्लक्स ही ई डॉट डी एस होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है एट ए डिस्टेंस आर, और डी एस जो है वो एरिया का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो एरिया कितना होगा बेटा, दिस फ्रंट वाला ए प्लस बैक वाला ए, दोनों को जोड़ दोगे तो ए प्लस ए 2a हो जाएगा। तो टोटल एरिया इज 2a, फ्लक्स एमर्जिंग आउट इज सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इन्हीं दो एरियाज से निकलेगा, एक तो इस वाले से और एक सामने वाले से। तो टोटल फ्लक्स एमर्जिंग इज क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉस लॉ ऐसा बोलता है, क्यू एनक्लोज्ड हो गया सिग्मा इंटू ए, और एरिया कितना है बेटा, ए प्लस ए 2a, ठीक है। तो 2 इंटू ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई का आप जब सॉल्व करोगे वैल्यू, तो ई विल कम आउट एज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप फॉर्मूला लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, E is equal to sigma by 2 epsilon naught, sigma by 2 epsilon naught। अब ये देखो, is this value dependent upon distance r या x पे डिपेंड कर रही है वैल्यू सिग्मा बाई 2 epsilon naught? नो सर। ये डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि आप जितना भी दूर जाकर वैल्यू ले लो फील्ड की, सेम आएगी, और ये हमें दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्म इक्विडिस्टेंट जो है ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। तो जब भी ऐसा होगा, इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट होगा, तो उसका फील्ड जो है इन्फिनिटी तक भी उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द शीट, मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, है ना। तो आप चाहे
1 मीटर दूर ले लो, चाहे 10 मीटर दूर ले लो, चाहे इनफाइनाइट मीटर दूर ले लो, तो वैल्यू आपकी क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो आपका ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। दे आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड थ्रू आउट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू इन्फिनिटी। तो देखो इसीलिए ये फॉर्मूला में कोई भी ना एक्स का कंपोनेंट आया ना आर का कंपोनेंट आया। ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कर लिया नोट डाउन फॉर्मूला? यस सर, कर लिया। चलो अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। थिन स्फेरिकल शेल है, देखो शेल है मतलब कि अंदर होलो है और सेल के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, राइट। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसकी वजह से। तो देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज। जब आर ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर होगा, यानी कि आपका जो डिस्टेंस, ये रेडियस है और आर की वैल्यू इससे बड़ी होगी, यानी पॉइंट पी विल लाई आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, दूसरा केस होगा व्हेन आर इज लेस देन, और तीसरा होगा ऑन द स्फीयर। ठीक है, तो आर ग्रेटर देन आर के लिए देख लेते हैं कि व्हेन पी लाइज आउटसाइड द स्फीयर। तो देखो अगर पॉइंट पी की बात करें, पॉइंट पी आपका आर डिस्टेंस पे है, तो हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस वेयर वी कैन एनक्लोज दिस कंप्लीट स्फीयर इनसाइड दैट। तो गॉसियन सरफेस का शेप भी आप स्फीयर चूज कर सकते हो, राइट। और या फिर कुछ और भी चूज कर सकते हो, बट उसका आपको एरिया पता होना चाहिए, बट इन जनरल हम स्फीयर चूज करते हैं, राइट। तो हमें पता है ई डॉट डी एस इज फ्लक्स एंड दैट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, गोज थ्योरम। उसके बाद ई इंटू डी एस, एरिया ऑफ स्फीयर कैन बी विल बी 4 पाई आर स्क्वेयर। तो जो आपका गोजियन सरफेस है उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वेयर आ गया, इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कितना है बेटा, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड कैन बी फाउंड आउट बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ दिस इनर स्फीयर जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इनर स्फीयर का एरिया क्या है, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वेयर। सो दिस इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। यस, इसकी वैल्यू हम रख देंगे क्यू एनक्लोज्ड की 4 पाई आर स्क्वेयर, एंड दैट विल बिकम इक्वल टू ई इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर। और ये क्यू या तो एज इट इज क्यू रख लो, या क्यू को रख लो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर रखोगे तो वैल्यू कटेंगी, तो क्या आएगा आपका फाइनल फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वेयर अपॉन एप्सिलॉन आर स्क्वेयर। यहाँ पे कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑन विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड स्मॉल आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, या फिर गॉसियन सरफेस का रेडियस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल आउटसाइड द शेल। आउटसाइड द शेल का फॉर्मूला है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, या फिर इसी को लिखोगे फर्दर सिंप्लीफाई करके सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। नोट डाउन करो इसको। अब देखो दूसरा केस है, व्हेन फील्ड इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल मतलब क्या होगा, जब आपका आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, तो आर इज लेस देन कैपिटल आर मीन्स व्हेन पॉइंट पी लाइज इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल। अब पॉइंट पी अंदर लाई करेगा बेटा, तो हम जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो गॉसियन सरफेस क्या बनेगा, एक स्फीयर। और ये अंदर वाले स्फीयर के अंदर अगर चार्ज एनक्लोज्ड की बात करूं मैं, जिस पर पॉइंट पी लाई करता है, तो कितना चार्ज एनक्लोज्ड है इस स्फीयर के अंदर, कितना चार्ज है बेटा, ये रेड कलर से हाईलाइट किया, स्फीयर में कितना चार्ज है, एनक्लोज्ड चार्ज 0। 0। भाई सारा का सारा चार्ज तो आउटर स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यस तो सर। अंदर वाले अंदर क्या है, 0 चार्ज एनक्लोज्ड है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, है ना। ई डॉट डी एस कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्यू एनक्लोज्ड ही 0 है, तो 0 आएगा, फ्लक्स फ्लक्स 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ hollow
स्फेरिकल शेल इज 0। तो स्फेरिकल शेल जिस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर थोड़ा दूर रहे बट इनसाइड रहे, है ना, R2 रेडियस पे भी चले जाओगे, तो गॉसियन सरफेस का साइज बढ़ जाएगा बट चार्ज विल रिमेन स्टिल 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एवरीवेयर इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है। तो आपको दो चीज़ें मिल गई, एक तो आउटसाइड द स्फेरिकल शेल सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, और दूसरा इनसाइड द स्फेरिकल शेल 0 होगा। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ तक हमने समझा, इसमें डाउट है तो पूछो। अगर इस चीज़ में डाउट है तो पूछो, नहीं फिर तो आपको क्वेश्चन कराता हूँ मैं। ये देख लो, एक बार फॉर्मूला लिख लो, समझो इसको। हो गया सर। हो गया ना? तो अभी एक डीपीपी सॉल्व कराऊंगा, मैंने जो आपको शेयर की थी। आपने करा क्वेश्चंस करे बेटा? क्वेश्चंस किए थे डीपीपी के? नहीं किए? कल वाला नहीं किया है सर अभी। कोई बात नहीं, अभी आज आपको करेंगे। आप सोल्व करा देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और गॉस सरफेस की क्लास वर्क वाली। ठीक है। अगर हो जाएंगे तो होमवर्क वाली फिर आप करना। गूगल मीट एग्जिट करना पड़ेगा शायद, फिर आएगा। हम्म। अरे शेयर क्यों नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे? ओपन। हाँ, अब हो जाएगा। हम्म। That file was locked. ठीक है बेटा। तो ये डीपीपी हम करेंगे अभी। क्वेश्चन आपको दिखाई दिए? हेलो? हाँ जी। यस सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो और उसमें आंसर करना है आपको, पोल्स में। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। सर चैट बॉक्स में है। पोल पोल में बेटा। आया नहीं है सर ये पोल। आ गया, लॉन्च कर दिया मैंने।
करो बेटा सर सॉल्व। ये ऑप्शन किधर आता है, नहीं आ रहा है पोल। देखो आपके पास ये है, इसमें थ्री डॉट्स पे जाओगे, गूगल ऐप में थ्री डॉट पे जाओ, एक्टिविटीज में जाओगे तो आपको देखो पोल दिख रहा है, वन एक्टिव। अब इधर, ठीक है। थ्री डॉट्स पे जाओ, एक्टिविटीज में जाओ और वन एक्टिव पोल, इस पे क्लिक करोगे तो फिर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे ABCD, जो आपको ठीक लगे उसको टिक करना। सब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे ना, सब लोग आंसर करेंगे पोल में। सब लोग आंसर करो भाई, एक ही वोट मिला है, अमरजीत, अंशिका, गुरमन्नत, गौरव। गुरमन्नत आ गए वापिस आप? हेलो गुरमन्नत शायद कॉल में है नहीं। बोथ आर नेगेटिव। Two given figures. In the given figure, electric lines of force due to two charges Q1 and Q2. What are the signs of the two charges? तो देखो बेटा Q1 और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट रेडियली इनटू अ चार्ज, दैट मींस दे आर नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसमें दोनों में रेडियली इनवर्ड टर्मिनेट कर रही हैं, तो दैट मीन्स Q1 भी नेगेटिव है और Q2 भी नेगेटिव है, तो बोथ आर नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो, है ना, 4 ही बच्चे हैं खाली। अमरजीत, अंशिका, गौरव, बेटा आर यू देयर इन द क्लास? अंशिका, अमरजीत, अनुष्का। अनुष्का तो है, अमरजीत हेलो, अमरजीत कहाँ गए भाई? हेलो हेलो हेलो। ठीक है अनुष्का, अंशिका आपने आंसर कर दिया बेटा? सर मैंने कर दिया आंसर। हाँ, गौरव ने ऑप्शन बी दे दिया। अंशिका आपको समझ आया बेटा ये क्वेश्चन? देखो देर आर मल्टीपल फील्ड पैटर्न शोन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में फील्ड पैटर्न दिया है। अभी देखो क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग देयर इज नो चार्ज इन द रीजन शोन, कोई भी चार्ज नहीं है ना। आप ये मत सोचना कि कोई चार्ज है। रीजन शोन का मतलब जो भी क्वेश्चन में डायग्राम दिया है, इस रीजन के अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो विच ऑफ द पैटर्न रिप्रेजेंट ए पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कौन सा पैटर्न एक पॉसिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है? अब देखो अगर इस क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स देखो अभी ऐसे फील्ड जो है आपका एकदम से टर्मिनेट या एकदम से एमर्ज नहीं हो सकता किसी भी पॉइंट से। तो दैट मीन्स कि दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकली पॉसिबल फील्ड पैटर्न, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इसके सेंटर में कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए था।
और चार्ज नहीं है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि इस रीजन के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज अ रॉन्ग चॉइस। ठीक है, ऑप्शन बी पे जाते हैं। इस रीजन में कोई चार्ज नहीं है बट इससे बाहर चार्ज हो सकता है जिसकी वजह से फील्ड पैटर्न है। तो क्या हो सकता था बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्रेजेंट हो आउटसाइड दिस रीजन और एक नेगेटिव इधर हो, तो पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव पर फील्ड आ गया, तो दिस इज ए पॉसिबल वैल्यू, तो ये सही लग रहा है। ठीक है, सी और डी को और देख लेते हैं। सी और डी में भी वही रीजन है जो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन ए में था कि भाई आपने इस रीजन में तो चार्ज बताया नहीं, तो फिर ये फील्ड लाइंस कहाँ से एमर्ज हो रही हैं, ये वाली, तो दे कैन नॉट एमर्ज ऐसे ही, तो इसलिए ये यहाँ भी ये भी पॉसिबल आंसर नहीं है। ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी में फील्ड लाइंस ऊपर वाली तो इधर जा रही हैं और नीचे वाली वापस आ रही हैं, तो ऐसे कभी भी फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं जनरेट करेंगी, क्योंकि अगर या तो ऐसा ही हो सकता था ना भाई, अगर मैं ऊपर वालों को सही मानूँ तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव, बट इधर फिर नेगेटिव से एमर्ज नहीं हो सकती डाउनवर्ड देखे जाए इन सबको, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग चॉइस। तो अब द ओनली करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अंशिका समझ आया आपको बेटा? अंशिका, चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बेटा। गौरव सॉल्व करो बेटा। अंशिका आंसर दो आप चैट बॉक्स में। आंसर करो बेटा गौरव एंड अंशिका। जो आपको ठीक लगता है वो आंसर कर दो, ए बी सी डी में से जो भी आपको सही ऑप्शन लग रहा है आंसर कर दो। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ए करेक्ट क्यों है। अनुष्का बताओगे बेटा, विल यू ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट? yes sir.
सर हाँ पहले तो पॉजिटिव चार्ज है इसलिए वो रेडिएट आउटवर्ड कर रहा है, राइट, और फील्ड लाइंस वैसे ही स्कैटर होते हैं ना, लाइक। ठीक है। देखो अभी पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे बेटा। क्या फील्ड लाइंस कभी ऐसे इंस्टेंटली टर्न हो सकती हैं? नहीं हो सकती। यस, क्योंकि फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी है, जब तक उसमें चेंज करने के लिए कुछ और दूसरा वेक्टर नहीं आएगा डायरेक्शन को, तो ये फिक्स रहेगा। मतलब आपका या तो स्टेट रहेगा या ग्रेजुअली चेंज होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी तो गलत हो गया। ऑप्शन बी पर आते हैं। ऑप्शन बी में आधी फील्ड लाइंस ऊपर जा रही हैं, आधी नीचे आ रही हैं, है ना। तो दैट मीन्स दैट कैन नॉट बी अ पॉसिबल पैटर्न। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए में से वी हैव टू डिसाइड। यस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज जब भी आपका ये मेटेलिक प्लेट दे रखा है इधर, इनफाइनाइट मेटल प्लेट, तो मेटल प्लेट क्या होते हैं बेटा? मेटल प्लेट इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होते हैं। जब भी आपने पोटेंशियल पढ़ा होगा ना स्कूल में, अभी मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, कि मेटल प्लेट्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी परपेंडिकुलरली लैंड करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लैंड परपेंडिकुलरली, ठीक है। ऑप्शन सी में ये परपेंडिकुलरली लैंड नहीं कर रही हैं, दे आर एट सम एंगल्स, है ना। तो ऑप्शन ए में दे आर लैंडिंग परपेंडिकुलरली। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस में बताता हूँ आपको, इजियर वे टू एक्सप्रेस तो समझने का। सपोज आपके पास एक वायर दिया मैंने, दिस इज ए मेटेलिक वायर बेटा। देर आर टू पॉइंट्स ऑन दिस वायर, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इफ आई अटैच अ बैटरी टू इट, है ना, इफ आई अटैच a 5 volt battery to it, positive terminal of 5 volt battery if I attach, तो what will be the potential at point B बेटा? पॉइंट ए पर कितना है? 5 वोल्ट्स होगा, और पॉइंट बी पर कितना होगा? 5 वोल्ट्स ही होगा इधर भी। यस, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा आपने? अंशिका, तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दोनों पर ही 5 वोल्ट आता है। एक वायर में, मेटेलिक वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, तो क्योंकि इनका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, क्लोज टू जीरो, दैट मीन्स दे आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली लैंड करता है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आप इस वजह से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अब बेटा सब लोग ना अपने खुद से आंसर करेंगे, बार बार नाम ना लेना पड़े आपका, है ना। ऐसे जो भी आपको ठीक आंसर लगे वो आंसर कर देंगे कमेंट बॉक्स में। गौरव एंड अंशिका, व्हाई यू आर नॉट आंसरिंग बेटा? ये तो क्वेश्चन क्लास में किया हमने।
अंशिका। आंसर करो बेटा अंशिका, जो आपको ठीक लग रहा है। अमरजीत आल्सो, आप भी आंसर करो बेटा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे आपको चार्जेस दिए हैं और फील्ड पैटर्न दे रखा है। अब ऑप्शन क्या बोल रहा है कि कैपिटल क्यू इज पॉजिटिव। तो कैपिटल क्यू का नेचर कौन सा है बेटा, पहले तो ये बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टर्मिनेटिंग रेडियली इनवर्ड्स, तो कैपिटल क्यू क्या है आपका? कैपिटल क्यू इज नेगेटिव चार्ज। तो अगर क्यू नेगेटिव चार्ज है तो दैट मीन्स क्यू इज नेगेटिव, तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद स्मॉल क्यू चार्ज क्या है? स्मॉल क्यू चार्ज इज पॉजिटिव, तो क्यू इज पॉजिटिव एंड कैपिटल क्यू इज नेगेटिव। तो क्यू इज पॉजिटिव, दैट मीन्स option D is also wrong. Now we have to decide between option B and option C. Magnitude of capital Q is greater or magnitude of small q is greater. देखो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस emerging from the small charge पॉजिटिव चार्ज Q is, कितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 फील्ड लाइंस आर emerging from this charge Q, and how many lines are terminating into this? 1 2 3 and 4। तो मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है? मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल क्यू चार्ज इज मोर, है ना। तो क्या बोलेंगे? नाउ वी कैन से कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल चार्ज क्यू इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल चार्ज क्यू, ठीक है। तो फिर बोलेंगे तो कौन सा सही आया? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना, कि क्यू इज नेगेटिव, सॉरी क्यू इज पॉजिटिव एंड कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड इज लेस देन स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अमरजीत, अंशिका एंड अनुष्का, यस सर, आ गए। अंडरस्टूड। कहाँ चले गए थे अमरजीत आप? बीच में छोड़ के Yes. चले क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 करो। खत्म हो गया था तो फिर डाटा रिचार्ज करवाया फिर 19 का। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 करो अब। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना, पहले पहले एफबीडी ड्रॉ करना। आराम से क्वेश्चन को समझो। एफबीडी ड्रॉ करो, फोर्सेस मार्क करो, एंगल्स मार्क करो और फिर एंगल की वैल्यू बताओ।
देखो अब डायग्राम दिखाई दिया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट थीटा। मास ऑफ द पेंडुल बॉब इज गिवन है ना, तो दैट इज 8 माइक्रोग्राम। इलेक्ट्रिक चार्ज दे दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है, राइट। और एंगल मेड बाय द पेंडुलम विद द वर्टिकल, तो आपको थीटा निकालना है। एफ सी कैन बी कैलकुलेटेड एज क्यू इंटू ई, है ना। एफ सी को आप क्यू इंटू ई फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। क्यू आपको दे रखा है, ई दे रखा है। एम जी आप निकाल सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और नाउ यू हैव टू फाइंड आउट थीटा। करो बेटा, एफ सी कैलकुलेट करो, एम जी कैलकुलेट करो, उनका रेशियो निकालो और फिर टेन थीटा से इक्वेट करो, देन गिव मी द वैल्यू ऑफ थीटा। सब बच्चे करो, गौरव एंड अनुष्का ने तो कर लिया, बाकी सब भी करो। क्या रहा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री इज द राइट आंसर। ठीक है, तो Q इंटू ई करोगे और एफ सी निकलेगा, एम जी निकाल लो। तो वैल्यू डालते हैं सीधा सीधा, हम टेन थीटा की वैल्यू लिखते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू Q इंटू ई। क्यू इज 8 इंटू 10⁻⁻⁻6 ग्राम्स है ना, तो किलोग्राम्स में करेंगे तो इसको -9 आ जाएगा, राइट, है ना। और इंटू ई, ई का वैल्यू एसआई यूनिट में ऑलरेडी दे रखा है, 20 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय एम जी। अच्छा, हमने एफ सी में बेटा एम ले लिया ना, एफ सी में तो क्यू लेंगे, सॉरी, एफ सी में क्यू लेंगे, तो इधर ये गलत कर दिया ना। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो 39.2 दे रखा है ये आपको, 10⁻⁻10 इंटू 20 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय एम जी। एम इज़ 8 इंटू 10⁻�9 इंटू जी को आप 10 ले लो। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आई थिंक 1 आएगा इसको सॉल्व करके, है ना। 40 इंटू 2 80 और ये सब करके लगभग इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपका 1 आएगा। तो 10 थीटा विल कम अप्रोक्सीमेटली 1। तो थीटा क्या आएगा इसका मतलब, implies थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। टेंजेंट ऑफ 45 इज 1, तो फिर हमारा थीटा कम्स आउट एज 45 डिग्री। ठीक है बेटा, अमरजीत समझ आया? अमरजीत, अंशिका। सर इसमें ना टेन थीटा क्यों लिया सर ये? टेन थीटा इसलिए लिया क्योंकि थीटा देखो इधर आपका वर्टिकल के साथ जो पेंडुलम एंगल बना रहा है वो थीटा, ये समझ आया, ये वाला थीटा, एंगल मेड बाय द पेंडुलम विद द वर्टिकल। और टेन थीटा इधर लेंगे, इधर देखो ट्राइंगल ड्रॉ करो अगर आप, कौन सा ट्राइंगल? सर एम जी तो समझ में आ गया सर नीचे, और ये सर एफ सी सर फोर्स इधर की साइड क्यों लग रहा है? बताएंगे अभी आपको। ये ट्राइंगल है ना, इसमें नीचे वाला क्या होगा, एफ सी, एफ सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वर्टिकल फोर्स है वो एम जी को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है, 20 × 10⁻3। ठीक है,
तो 20 × 10⁻³ अगर फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, और पेंडुलम अगर एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में पेंडुलम जो आपका शिफ्ट होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव आई कैप डायरेक्शन में लग रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड यस में Q × E लगेगा, तो इसी वजह से तो वो एंगल बना रहा है। आपका जो बॉब है वो कोई एंगल वर्टिकल के साथ केवल इसीलिए बना रहा है क्योंकि उस पर फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है। यस सर, आ गया सर। आ गया ना, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 करो। सब लोग आंसर करो बेटा। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 100 m² लाइंग इन द XY प्लेन। ठीक है, अगर कोई एरिया XY प्लेन में लाई कर रहा है बेटा, तो उससे कौन सा वाला फ्लक्स पास कर सकता है? द फ्लक्स दैट इज हैविंग सम कंपोनेंट अलोंग Z एक्सिस, है ना। अगर XY प्लेन है, मैं तीनों एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज ना। अब ये 3 एक्सिस ड्रॉ किए बेटा, ठीक है। अब कोई ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये z एक्सिस। अब एक प्लेन है जो आपका XY प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। XY प्लेन में कोई प्लेन लाई कर रहा है। अब मुझे बताओ कि इस प्लेन से केवल वही फ्लक्स पास कर पाएगा जिसका कोई ना कोई z कंपोनेंट होगा, यस सर। है ना। अगर XY कंपोनेंट होगा तो वो कभी भी इस प्लेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको क्रॉस करने के लिए आपको वर्टिकली ऐसे मूव करना पड़ेगा टू पास थ्रू दिस प्लेन। तो अगर कोई फ्लक्स भी होगा
तो उसका केवल z कंपोनेंट होगा जो इस एरिया को क्रॉस कर पाएगा, ठीक है ना। और हमें फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, फाई इज इक्वल टू ई एरिया डॉट एस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है गौरव? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गिवन एज आई कैप प्लस रूट टू जे कैप प्लस रूट थ्री के कैप, ठीक है बेटा। इसको डॉट प्रोडक्ट करना है हमें किसके साथ? प्लेन के साथ। अब ये प्लेन जो है 100 मीटर स्क्वायर लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन, तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा कंपोनेंट आएगा इसका? इट इज 100 मीटर स्क्वायर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर कौन सा है? आई से डायरेक्शन ऑफ एरिया के कैप है ना, केवल के कैप लिखोगे क्योंकि डायरेक्शन हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, ये बताया परपेंडिकुलर। आपको, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, वी विल राइट दिस एरिया एज 100 के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट कर लो, जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई और जे के साथ तो जीरो आएगा, द ओनली आंसर विल बी रूट थ्री इंटू 100, तो रूट 1.7 थ्री होता है 1.414, है ना, वन वन नो सर 1.414 1.73 414 होता है। रूट 2 होता है। हाँ, रूट टू होता है ना, तो रूट थ्री आ गया, तो इसका मतलब अंडर रूट 1.732 होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही आएगा फिर? ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सी सही आएगा फिर आपका 1.732 इंटू 100, तो ये आपका क्या आ गया? फ्लक्स 173.2। और यूनिट क्या होता है फ्लक्स का बेटा? वोल्ट मीटर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब या फिर वोल्ट मीटर, ठीक है। ओके जी, ये क्वेश्चन समझ आए सारे के सारे? यस सर। ठीक है, तो अब देखो Yes. ये सॉल्व सर हो गया कितने और क्वेश्चन कर। करवाए? हाँ बेटा अमरजीत, कितने क्वेश्चन करवाए सर? क्या कह रहे हो? सर क्वेश्चन कितने करवाए ये? 6 हुए। छः छः क्वेश्चन छः हुए करवाए हैं, सिक्स सिक्स। सर, 3 मैंने देखे, 3 नहीं देखे। तीन नहीं देखे? कौन से नहीं आए समझ? पहले तीन नहीं आए होंगे, आप गायब होंगे, यस पहला सर। दूसरा। देखो फटाफट से बता देता हूँ इनको। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, यहाँ पे दो चार्जेस दिए Q1 Q2 और इनका नेचर पूछा है, तो फील्ड पैटर्न को देख के क्या बोलोगे? पॉजिटिव पॉजिटिव Q1 Q2 पॉजिटिव की नेगेटिव? सर। फील्ड लाइंस, नेगेटिव फील्ड सर। लाइन टर्मिनेट हो रही है ना, तो फील्ड लाइन टर्मिनेट होंगी तो क्या होगा? चार्जेस नेगेटिव होंगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन 2 को। यस सर, ये भी आ गया। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है बेटा कि चार्ज नहीं है इस रीजन में, जहाँ भी ये जिसका डायग्राम है उधर उस रीजन के अंदर चार्ज नहीं है। तो क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि ये सारी की सारी फील्ड लाइन टर्मिनेट हो रही है, टर्मिनेट होने के लिए वहां पे कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, बट क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कोई चार्ज नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज अ इम्पॉसिबल फील्ड पैटर्न। सिमिलरली यहाँ पे देखो रेंडमली बीच वाली लाइनें ओरिजिनेट हो जा रही हैं, तो ऐसे भी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन डी देखो, इसमें तो फील्ड लाइंस आधी एक साइड में है, दूसरी दूसरे साइड में, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। और तो ये वाला है फिर सही, ये पॉजिटिव से यस। निकला और नेगेटिव से। चार्जेस बाहर होंगे हमारे फ्रेम से, लेकिन ये पॉसिबल है फील्ड पैटर्न, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सी देखो, सर सी पता नहीं चल रहा। सी में देखो बेटा, ये वाला तो गलत है, देखो इसमें फील्ड लाइन अलग अलग डायरेक्शन में है ना, कुछ ऊपर जा रही है कुछ नीचे जा रही है, ऐसा हो नहीं सकता। ऑप्शन डी देखो, एकदम से टर्न हो जा रही है, तो एकदम भी टर्न नहीं होती फील्ड लाइंस, क्योंकि अगर इस पे आप फील्ड लाइंस का डेफिनेशन क्या बोलता है, दो तरीके हैं कि फील्ड लाइन हमेशा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देती हैं, तो अगर एक जगह पे सडनली टर्न हो गई तो इधर ही एक डायरेक्शन ये मिल रहा है, एक डायरेक्शन ये, दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो नहीं सकते एक पॉइंट पे, तो दैट मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन डी देखो और ए देखो, ऑप्शन सी और ए। सी हो सकता है लेकिन
ये इंसुलेटर होगा तो होगा, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है बेटा कि इट इज ए मेटल प्लेट, और एक मेटल प्लेट इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे बिहेव करती है। क्यों करती है? देखो इसका एक सिंपल तरीका याद रखने का, कि हम एक वायर जब होती है, वायर इज मेटेलिक, तो वायर के ऊपर 5 वोल्ट पॉइंट ए पे है तो 5 वोल्ट ही पॉइंट बी पे होगा, जब तक कि बीच में कोई रेजिस्टेंस ना लगा दिया जाएगा। तो ये 5 वोल्ट ही रहता है ना थ्रू आउट, किसी भी कंडक्टर पे एक पोटेंशियल सेम रहता है, दैट्स वाई इक्विपोटेंशियल होता है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली लैंड करेगा, तो आपका जो फील्ड लाइन है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल पे लैंड करेंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो ऑप्शन ए इसलिए सही है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वर्टिकली लैंड करती हैं 90 डिग्री, यस सर। 90 डिग्री पे। ठीक है, चलो ऑप्शन 4 5 6 आपके हो गए थे, है ना? यस सर, थैंक यू। ठीक है जी। बाकी डाउट है किसी स्टूडेंट को और इसमें तो पूछ लो यार। नहीं सर। ये समझ आ गए ना? अब याद रखना इनको, ताकि यस सर। आप एग्जाम तक, पेपर तक याद